नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज आप लोग के लिए साइंस के लिए कुछ हम 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आए हैं। पर इस 25 क्वेश्चन के थ्रू आपका कम से कम हम 50 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से करिएगा। बाकी देखिए, मैं 1:45 के आसपास वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम भी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट लाना है, और 120 से कम तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। लेटेस्ट स्टार्ट, आपको पता है कि पॉलिटी वाला सेगमेंट में हम लोगों ने ऐसे किया कि पहले हम लोग कुछ वन लाइनर लेकर स्टार्ट करते हैं। पहले है वाइट फॉस्फोरस। अपना सल्फास तो फेमस हो गया है। वाइट फॉस्फोरस क्या है कि अगर आप देखेंगे कि वाइट फॉस्फोरस रैट किलर है, पॉइजनस सब्सटेंस है। अगर आप देखते हो घर में चूहा हो गया, जब चूहा, देखिए साइंस इन एवरीडे लाइफ से बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर घर में चूहा हो गया तो चूहा का दवा होता है। तो चूहा की दवा में मुख्य कंपोनेंट क्या होता है? वाइट फॉस्फोरस मुख्य कंपोनेंट होता है। अब आप देखिए कि वाइट फॉस्फोरस अगर चूहा खाया तो चूहा का क्या हो गया? किडनी फेल हो गया, रीनल फेलियर हो गया चूहा का, और चूहा जी मर गए। पर इज दिस वाइट फॉस्फोरस यूज समवेयर एल्स? यस। अगर आप मैच स्टिक देखेंगे तो मैच स्टिक में जो आप मारते हैं जो तिल्ली से, वो मैच स्टिक में बेसिकली फॉस्फोरस होता है, बट दैट इज इन द एलिमेंटल फॉर्म। तो एलिमेंटल फॉर्म में मैच स्टिक में फॉस्फोरस इस्तेमाल होता है। और कहीं फॉस्फोरस इस्तेमाल होता है क्या? बिल्कुल। अपना बॉडी का पीएच कितना है? हम लोग अगर आप बॉडी या ब्लड का पीएच देखेंगे तो हम लोग थोड़ा सा अल्कलाइन टाइप के होते हैं ना, 7.4 के आसपास होता है, अल्कलाइन बॉडी है। जो आप दारू पीते हैं वो क्या है? बिहार में शराबबंदी है, जाकर पीना मत। कितना है दारू का पीएच? क्या होता है? बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, 2.8 के आसपास होता है। मतलब वो तो रेंज डिपेंड करेगा ना किस चीज़ के साथ है। जो बिहार में दारूबंदी हुई है किस आर्टिकल के तहत हुई है? आपको पता है ना, आर्टिकल नंबर 47 के तहत हुई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है ना, उसी के तहत से इंस्पायर्ड है। ठीक है। अब देखिए, अगर आप शराब पीते हैं तो आपका फाइनल टेस्ट क्या होता है? आपका ब्लड में टेस्ट होता है। ठीक है। ब्लड का पीएच क्या है? द ब्लड का पीएच भी यही है जो बॉडी का पीएच है, अल्कलाइन पीएच होता है ब्लड का बेसिकली। यूरिन का पीएच क्या है? जो टॉयलेट है, यूरिन का पीएच मोटा मोटी 6 के आसपास होता है। सलाइवा का पीएच यही एसिडिक होता है, सलाइवा है ना, 6.5 वगैरह के आसपास पीएच होता है, 6.4 6.5 के आसपास होता है। अब देखिए, मेरा ये कहना है कि जो ब्लड है वो तो अल्कलाइन है। आपने शराब पिया, आपका जांच कैसे होता है? आपका ब्लड टेस्ट हो गया तो ब्लड में आ गया ना सैंपल। तो ब्लड में क्या होता है कि अगर आप शराब पिए तो शराब के कारण क्या हुआ कि ब्लड में एसिडिक हो गया। तो ब्लड का अल्कलाइन नेचर और ब्लड का एसिडिक नेचर, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाता है, जो बैलेंस बनाने वाला पदार्थ है, उसका नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज यूज्ड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द अल्कलिनिटी ऑफ द ब्लड एंड द एसिडिटी ऑफ द ब्लड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमने लिखा है साइनोएट्रियल नोड। आप देखते होंगे कि पेस मेकर की बात होती है। पेस मेकर क्या होता है? आपका हार्ट क्या करता है? धक धक, है ना, धक धक आता है। हार्ट खत्म आदमी कोई धक धक नहीं करता है। हार्ट लब डब की आवाज करता है। हमको आपको बोलने नहीं आता तो बोलते हैं धक 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 आ रहा है हार्ट। ठीक है। तो जो हार्ट लब डब की आवाज करता है, तो कैसे आवाज करता है? देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम कहते हैं कि इंपल्स मिलता है। कौन इंपल्स देता है? साइनोएट्रियल नोड इंपल्स देता है। तो इसको आप क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज ए नेचुरल पेस मेकर। इसीलिए जिस आदमी का ये काम नहीं करता है, तो आप देखते हैं ना कि वो एक अलग से इक्विपमेंट लगाता है हार्ट के लिए, ताकि हार्ट धक 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 करे। अगर वो धक 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 धक, अगर उस मशीन को आप हटा लेंगे पेस मेकर को, तो ही विल डाई। हार्ट का बात आ गया। ब्लड प्रेशर कितना यूजुअली होता है दोस्त? 120/80 होता है। कैसे इसको आप नापते हैं? mm of Hg में नापते हैं। किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? स्फाइग्रोमीटर से नापते हैं। 120 मतलब क्या हो गया? सिस्टोल। ये क्या हो गया? डायस्टोल। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सिस्टोल है। डायस्टोल मतलब हार्ट रेस्ट कर रहा है। ठीक है। इतना चीज से अपनी बात बनेगी। आगे और क्या डाला हुआ है? ब्यूटेन के बारे में डाला हुआ है। ब्यूटेन बीपीएससी का फेवरेट एरिया है। ये बताइए कि जो आप सुट्टा जलाते हैं, जो लाइटर मारते हैं, उसका कौन मेन कंपोनेंट है? द मेन कंपोनेंट ऑफ द लाइटर इज ब्यूटेन। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एलपीजी? द करेक्ट आंसर इज ब्यूटेन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन को कैसे मुड़ेगा। अगर पूछेगा कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एलपीजी, करेक्ट आंसर इज ब्यूटेन। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ लाइटर?
आंसर इज ब्यूटेन। पर अगर हम बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एलपीजी, तो भाई कॉमन सेंस की बात है कि ई आ जाएगा। ई में क्या हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट, केवल थोड़ी ब्यूटेन ही कंपोनेंट होगा, और भी तो कंपोनेंट होगा, उसमें प्रोपेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, दुनिया भर का कंपोनेंट है। तो देखो कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन बट अप्लाई दैट कॉमन सेंस। अगर पूछेगा कि मेन कंपोनेंट, ब्यूटेन मारिएगा, पूछेगा कंपोनेंट, ई मार दीजिएगा, प्रोपेन रूपेन सब होता है, इसलिए इसको हम लिए ताकि स्थिति साफ हो जाए। ये बताइए व्हाट इज दिस पोटेशियम यहाँ पे रखे हैं। अच्छा ये आप देखते होंगे कि डॉक्टर लोग, फैंसी लोग क्या करता है, एप्पल खाएगा। हम लोग क्या खाइएगा, हम लोग एप्पल खाते हैं, सत्तू पी लिए, एक ग्लास टाइट हो गया है ना, एप्पल खाता है। एप्पल के बारे में कहा जाता है एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वाई? या फिर किसी आदमी का हार्ट का सर्जरी हुआ तो डॉक्टर उसको एप्पल बोलता है कि आप एप्पल खाइए, क्यों? देखिए हार्ट का एक रिदम होता है, कौन सा रिदम? वही धक धक जिसको देख के आपका लाइब्रेरी में करता है, रिदम होता है हार्ट का। तो जो एप्पल होता है दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ ए पोटेशियम, इट हैज द कंपोनेंट ऑफ द पोटेशियम। इसीलिए यूजुअली भी कहा जाता है कि एक तो कैलोरी कम होता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। थोड़ा सा फाइबर का भी कंटेंट होता है, पर यूजुअली पोटेशियम इसमें होता है, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर द रिदम, फॉर मेंटेनिंग द रिदम ऑफ द हार्ट, और हार्ट का हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको लेते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं तो ये पूरा हम लोग का बनाया हुआ है, इस प्लेलिस्ट को जाकर इस्तेमाल करिएगा। समय कम है फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्लीपिंग सिकनेस होता है, अगर अफ्रीका में होता दिन भर सोए रहिएगा। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन कौन है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर है से फ्लाई, अभी न्यूज़ में रहा है। कौन इसका करता है? सॉरी प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है। तो बहुत इससे ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत नहीं है, इतना से हम लोग का काम चल जाएगा। बाकी हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, आप भी इरिटेट हो जाएंगे कि आप फालतू हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर, मिरर वगैरह से बहुत क्वेश्चन दोस्त पूछता है, तो मिरर को आज हम सोचे कि कम से कम कवर कर ले। इसको हम कहते हैं कि मिरर 1 है, जो आप घर में जो ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ है उसको हम मिरर कहते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो इसका इमेज जो है यहाँ पर बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा, फिर बनेगा, फिर बनेगा। सॉरी, तो जो इमेज बनेगा अगर आप उसको सेंटर पे रख देंगे, अगर ऑब्जेक्ट को मिरर के, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगा। दूसरी बात कि अगर हमको अपना पूरा चेहरा देखना है तो मिरर की ऊंचाई क्या होना चाहिए? अगर मानते हैं कि हमको अपना पूरा चेहरा देखना है तो कितना, what shall be the minimum height of the plane mirror required to see the full image of the person is half, और आधा कम से कम उसका हाइट होना चाहिए। मतलब अगर आपका 6 सेंटीमीटर हाइट है तो मिरर कम से कम 3 सेंटीमीटर का होगा, तब जाकर आप अपना हाइट देख सकते हैं। सो जॉट इट डाउन दैट द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल साइज ऑफ द इमेज ऑफ ए पर्सन इज हाफ ऑफ इट्स साइज। अब देखिए हमारा ये कहना है कि मिरर कैसा इमेज बनाता है। पहला होता है इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा इमेज, अपसाइड डाउन, मतलब जैसे आप हैं वैसे ही इमेज बनाएगा। एक होता है इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज मतलब होता है उल्टा इमेज। तो इरेक्ट बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा। कैसा बनाएगा? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब इस सब का क्या यूज होगा, इसमें बहुत क्वेश्चन बनता नहीं है, हम कनकेव और कन्वेक्स को आज थोड़ा सा खत्म करेंगे। सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। एक चीज देखिए कि अगर कोई चीज पर्दा पर इमेज बन रहा है वो इमेज रियल बनता है। जैसे कुछ आदमी बोलता है कि आंख का पर्दा मेरा फट गया, मतलब आंख का पर्दा फट गया मतलब इमेज कहीं ना कहीं बन रहा होगा, रेटिना पर इमेज बन रहा होगा। तो पर्दा है, जब भी पर्दा पर कोई चीज इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, इस चीज को याद रखिएगा। जो भी पर्दा पर इमेज नहीं बनेगा वो आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो प्लेन मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, कोई पर्दा थोड़ी लगा हुआ है कि जहां पर इमेज बन जाएगा, तो वर्चुअल बनेगा, हाइपोथेटिकल इमेज बन रहा है। पर जो भी पर्दा पर इमेज बनेगा, तो अगर आप इमेज को अगर आप एक पर्दा लगाएंगे तो पर्दा पर कुछ दिखेगा ही नहीं, इसका मतलब कि प्लेन मिरर पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। आंख का पर्दा होता है तो आंख पर रियल इमेज बन रहा है। आगे इसको हम और डिस्कस करेंगे। रेनबो फॉर्मेशन एट 12 नून इज, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता है, एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा कि हमने सब चीज बताया। इसमें नोटेबल एब्सेंटी कौन है, आपको कुछ भी इसमें सोचना ही नहीं है। नोटेबल एब्सेंटी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको पता है कि हमने इसको पूरा डिराइव करके आपको बताया है कि ऑप्शन में देगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
पर आपको यह पता होना चाहिए कि रेनबो फॉर्मेशन में सब कुछ होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यही अगर आपको पता है तो आंसर निकल जाएगा। रेनबो फॉर्मेशन में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, प्लेन रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और एक लाइट का जो आप ब्रेक करके डिफरेंट कलर्स में कंपोनेंट में तोड़ते हैं, इस प्रोसेस को डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मेरे दोस्त, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, डिस्पर्शन होगा, पर क्या नहीं होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हम कमेंट सेक्शन में वो प्रूफ वाला वीडियो लगा देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप रेनबो फॉर्मेशन देखिएगा ना, तो सूर्य के हमेशा रेनबो फॉर्मेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, हमेशा रेनबो फॉर्मेशन अपोजिट में होगा। क्यों होगा? पहले बताए हुए हैं, शॉर्ट वीडियो है। हम बोल रहे हैं कि 12 बजे कहां होगा? 12 बजे सूर्य भगवान कहां पे रहते हैं? एकदम आपके माथे पर रहते हैं। जब माथे पर रहेंगे तो धरती पर रेनबो फॉर्मेशन होगा, कोई रेनबो फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब 12 नून पे रेनबो फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि सूर्य भगवान आपके माथे पर हैं, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो धरती पे थोड़ी होगा, सीधा धरती पे उसका इमेज आ जाएगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल। बेस्ट डिजाइन ऑफ द अम्ब्रेला कैन बी, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मतलब यह है कि मैं आपको यह बता दूं कि व्हाइट जो है एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट है। इसका मतलब कि बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट है, इसका मतलब पुअर एब्जॉर्बर ऑफ द लाइट है। जो ब्लैक कलर है, ब्लैक इज एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बर ऑफ द लाइट, बहुत एक्सीलेंट एब्जॉर्बर है लाइट का ब्लैक। अब मेरा आपसे ये कहना है कि हम लोग की तरफ गर्मी होगा, बस छाता लेके चलेगा चाचा लोग, और छाता कैसा है? काला। अरे खत्म आदमी तो और गर्मी कर देगा आपको, पर दिमाग कहाँ इनको, बोल दीजिए तो लड़ाई कर लेगा। भाई छाता में सूर्य भगवान यहाँ से रोशनी दे रहे हैं, जब सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं तो काला तो और एब्जॉर्ब कर लेगा। हमको तो चाहिए कि एक ऐसा चीज़ दीजिए जो इसको रिफ्लेक्ट कर दे। तो रिफ्लेक्ट करने के लिए व्हाइट जो है एक एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है। और अगर मानते हैं कि जो थोड़ा बहुत हीट आया तो आप अंदर क्या कर दीजिए? काला कर दीजिए। छाता का अंदर वाला पार्ट काला कर दीजिए, बाहर वाला पार्ट वाइट रख दीजिए। वाइट उसको रिफ्लेक्ट करेगा, जो भी थोड़ा बहुत हीट अंदर जाएगा उसको काला एब्जॉर्ब करेगा, आपको गर्मी नहीं लगेगा। दोस्त, यही बेस्ट डिजाइन ऑफ द अम्ब्रेला है। हम लोग की तरफ उल्टा डिजाइन चलता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन इज, कितना डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन है? 25 सेंटीमीटर है। हम इस चीज़ को इसलिए बनाए हैं कि थोड़ा सा हम आपको और बताना चाहते हैं। देखिए, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन मतलब देखने के लिए, साफ साफ पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। पर आवाज़ के केस में क्या है? आप आवाज़ के केस में आप ये पाएंगे कि जो आवाज़ आपको सुनाई पड़ता है, एक दूसरे आवाज़ को सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकेंड की टाइम ट्रेवल होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि BCW इज ए वेरी गुड चैनल, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। हम बोल रहे हैं BCW इज ए गुड चैनल, है ना। तो टाइम के साथ बोलते हैं तो आपको क्लियर सुनाई पड़ता है। तो दो आवाज के बीच को साफ सुनने के लिए 0.1 सेकेंड की दूरी होनी चाहिए। हम बोल रहे हैं कि हमको इको नहीं सुनना है, मतलब अपना ही आवाज दोबारा नहीं सुनना है। अब इंजीनियरिंग वाला थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। हवा में या एयर में स्पीड ऑफ द साउंड कितना होता है? 331 मीटर पर सेकेंड होता है मोटा मोटी। तो डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ पे आप आवाज़ निकाल रहे हैं, जब आप यहाँ से आवाज़ निकाले तो आवाज़ एक बार यहाँ पर गया, दोबारा टकरा के यहाँ पर आया, मतलब जाते वक्त डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, आते वक्त डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तब आपको इको सुनाई पड़ने के लिए हम बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2D। इको से बचने के लिए कितना टाइम होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। सिंपल मैथमेटिक्स है, 331 इंटू 0.1 बाई 2। इसका मतलब इको से बचने के लिए कम से कम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 16.5 सेंटीमीटर, 16.5 मीटर की कम से कम मिनिमम दूरी होनी चाहिए, तब आपको इको नहीं सुनाई पड़ेगा। दोस्त, ये बताइए कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। हम आपको बताते चलें कि साउंड जो है वैक्यूम से नहीं ट्रेवल करेगा। लाइट क्या है? वैक्यूम से ट्रेवल करेगा, साउंड वैक्यूम से नहीं ट्रेवल करता है। अब हमको ये बताइए कि साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा साउंड का, और लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आप ये देखिए कि अगर मानते हैं कि ह्यूमिड मौसम है, ह्यूमिड एयर और ह्यूमिड मौसम में क्या हो जा रहा है कि एक हवा ड्राई है, तो ड्राई में हवा ड्राई है,
हवा ड्राई में मानते हैं कि स्पीड ऑफ द साउंड 10 मीटर पर सेकेंड है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हम बोले कि हवा ह्यूमिड हो गया, बारिश हो गया तो हवा ह्यूमिड हो गया, तो 10 से ज़्यादा होगा, 10 से कम होगा कि 10 ही रहेगा? कॉमन सेंस बताइए कि 10 से ज़्यादा हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? देखिए, पहले हवा शुष्क था, अब हवा ह्यूमिड हो गया है, मतलब इसमें वाटर वेपर कंटेंट बढ़ गया है। हम आपको क्या बताएं कि लिक्विड में गैस के तुलना में ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, तो इसमें लिक्विड के कण बढ़ गए। जब लिक्विड के कण बढ़ गए तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड ज़्यादा होगा ह्यूमिड एयर में एज कंपेयर टू द ड्राई एयर। ठीक है? क्यों? क्योंकि ह्यूमिड एयर में वाष्प का कंटेंट हो गया, और वाष्प के केस में साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा होगा। एक चीज़ और आपको बताते चले कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो है प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है, प्रेशर चेंज से इंडिपेंडेंट है। सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कलर ऑफ द ब्लैक बॉक्स, पुराना वीडियो से हमने बता रखा है कि कलर ऑफ द ब्लैक बॉक्स सबसे कॉमन कलर जो होता है, आप वाइट और ब्लैक तो हो ही नहीं सकता, ऑरेंज कलर का होता है बेसिकली। क्यों होता है? पहली बात है कि ब्लैक बॉक्स में क्या होता है कि जो हवाई जहाज आपका एरोप्लेन चलता है उसके सारे पैरामीटर्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ब्लैक बॉक्स सारा पैरामीटर्स को रिकॉर्ड किया है, तो हमको पता चलेगा कि प्लेन क्यों क्रैश किया, क्यों प्लेन गिरा। तो यूजुअली इसको कहाँ पे रखा जाता है? बैक ऑफ द प्लेन में रखा जाता है। आगे क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि जब प्लेन क्रैश करेगा, अगर ब्लैक बॉक्स आगे रहेगा तो डैमेज हो जाएगा, तो उसको प्लेन के पीछे रखा जाता है। इसका कलर ऑरेंज क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखिए, ऑरेंज का कॉम्बिनेशन आप समझिए, अगर कोई लड़का ब्लू जीन्स पहने हुए है लेवाइस का और ऊपर से वाइट शर्ट मारे हुए है लेवाइस का, तो उसका कंट्रास्ट कितना अच्छा होता है, बहुत अच्छा कंट्रास्ट है ना? ब्लू जीन्स वाइट शर्ट का कंट्रास्ट बहुत क्लीन है। उसी तरह से ऑरेंज का गार्बेज के साथ, गार्बेज मतलब कूड़ा, तो भाई अगर प्लेन कहीं टकराएगा तो कहीं वो ब्लैक बॉक्स गार्बेज वार्बेज में गिरेगा, तो गार्बेज के साथ ऑरेंज का कंट्रास्ट बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए यूजुअली ब्लैक बॉक्स जो है ऑरेंज कलर का होता है। ब्लैक रहेगा तो गार्बेज में और गार्बेज चला जाएगा। पर वाइट, फिर आप सोचते हैं कि वाइट क्यों नहीं होता है? वाइट इसलिए नहीं होता है कि वाइट का गार्बेज के साथ कंट्रास्ट अच्छा नहीं बनता है, कंट्रास्ट ऑरेंज का अच्छा बनता है, इसलिए इसको रखा जाता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? आप मैक्सिमम लोग इसमें डायमंड ग्रेफाइट टिक कर देंगे, कुछ भी करेंगे, पर अभी इसको हम एनसीईआरटी से हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फुलरीन। फुलरीन को आप क्या कहते हैं? फुलरीन इज ऑफन कॉल्ड एज C60। इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। कमेंट बॉक्स में मत करिएगा, आपको नेट वेट पे दिया रहेगा, एनसीईआरटी यही कहता है। इसको कौन डिस्कवर करता है? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई क्रोटो, कर्ल एंड स्मॉली। कब डिस्कवर कर रहे हैं इन लोग? 1985 में डिस्कवर कर रहे हैं, और 1985 में डिस्कवर करते हैं और 1986 में इनको इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब देखिए, ग्रेफाइट के केस में कुछ हम लोग देख पाते हैं क्या, कि कुछ ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर ग्रेफाइट को देखिए तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का एक कॉमन दिमाग लगाना है। आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, आज इस कंसेप्ट को ख़त्म ही कर देते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा संबंध इलेक्ट्रॉन से है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा। हीट हैज नथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज नथिंग। हीट हैज एवरीथिंग टू डू विद द लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, आप 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक होता है। मतलब ये लैटिस स्ट्रक्चर से निर्भर कर रहा है कि वो हीट को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। हीट कंडक्शन हैज नथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉन। लेट मी रीइटरेट दिस। अब देखिए, ग्रेफाइट के केस में क्या है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ द हीट आएंगे। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। अब देखिए, ऐसा क्यों? देखिए, हम बोल रहे हैं कि ग्रेफाइट में 4 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्डेड है, पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो घूमेगा, जब घूमेगा जैसे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। डायमंड के केस में क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, पर डायमंड हीट को कंडक्ट करेगा। क्यों?
उसको तो भाई इस लैटिस स्ट्रक्चर से, डायमंड का कुछ तो लैटिस स्ट्रक्चर है, ये लैटिस स्ट्रक्चर इसको हिट दे दिया, कंडक्ट कर रहा है, ये लैटिस स्ट्रक्चर इसको हिट दे दिया, कंडक्ट कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन से कोई संबंध ही नहीं है। हम और अपनी चीजों को सब्सटेंशिएट करना चाहेंगे कि एक होता है माइका, आपको पता है ना, अपना अपने अपने तरफ अभ्रक का पट्टी है। अब आप हमको बताइए कि माइका इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट और नॉट? यस, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। भाई अगर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूल दूसरे को हीट दे रहा है, क्यों दे रहा है? लैटिस वाइब्रेशन से आपका हीट का ट्रांसफर होता है। हीट हैज नथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉन। लेट मी रीइटरेट दिस, आप गलत करेंगे। Mica is a good conductor of the heat. Is mica a good conductor of electricity? Correct answer is no. It is not a good conductor of electricity. Why? Because mica is a non-metal. जब non-metal है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन है नहीं तो नहीं होगा. So there has to be a categorical difference between the two. अब देखिए, अब माइका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. एज सिंपल एज दैट. तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हीट हैज नथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉन्स. भाई जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहेगा वो हीट को कंडक्ट करेगा. ठीक है, सिंपल सी बात है. इस चीज को अगर समझ में आपको आ गया तो सारा चीज आपको समझ में आ गया. विच इज ऑफन कॉल्ड एज अ फुल स्कोल्ड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त. फुल स्कोल्ड किसको कहते हैं, पूछ सकता है. देखिए, दो तीन चीज को हम लोग और देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. देखिए, आयरन पाइराइट को ही फुल स्कोल्ड बोलते हैं. क्या है आयरन पाइराइट? Fe2 इज कॉल्ड एज द आयरन पाइराइट. जो फोटो लगा हुआ है यही है. आयरन कैसा होता है? काला वाला होता है भाई, पर ये येलो कलर का होता है, तो मूर्खों का सोना कहा जाता है. इट इज कॉल्ड एज द फुल स्कोल्ड. अब मैं आपसे पूछता हूँ, विच इज कॉल्ड एज द फिलोसफर्स उल. जिंक ऑक्साइड इज कॉल्ड एज द फिलोसफर्स उल. क्यों जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर्स उल बोलते हैं? क्योंकि जब जिंक ऑक्साइड को आप हीट करते हैं तो इसका जो रेसिड्यू बचता है वो उलनुमा स्ट्रक्चर बनता है. जब उलनुमा स्ट्रक्चर बनता है तो आप उसको फिलोसफर्स उल बोलते हैं. दोस्त, जब आयरन की बात आ गई है तो आयरन हमेशा बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है. एक चीज़ हमने याद किया है, महाराष्ट्र लोकसभा. ठीक है, वही मेरा बेकार बनेगा. मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट. सबसे अच्छा उच्चतम क्वालिटी ऑफ आयरन कौन है? मैग्नेटाइट. कितना प्रतिशत आयरन आसपास होता है? 72.4% के आसपास. हेमेटाइट में 69.9, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. उसके बाद 10 घटा दीजिए, 59.8, मोटा मोटी रहेगा, नंबर पे नहीं जाना है. फिर 10 घटा दीजिए, 48.2 के आसपास रहता है आयरन कंटेंट रहता है. इट मीन्स द बेस्ट पार्ट इज द मैग्नेटाइट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मैग्नेटाइट? कौन ठीक है, आप इसी पे उसका भाई का मूड हो जाए. Fe3O4. What is the formula of hematite? It is Fe2O3. These things have to be very clear, my friend. हेमेटाइट का Fe2O3, उसका ये हो गया. अब हमको आप ये बताइए कि देश में सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है? कर्नाटका के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है. प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? उड़ीसा करता है. विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा कौन रिजर्व है? ऑस्ट्रेलिया है. प्रोडक्शन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया है. इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. दोस्त, कुछ और का जिक्र यहाँ पर किया हुआ है क्योंकि हमको महत्वपूर्ण लगता है. एक और है कर्नालाइट. कर्नालाइट किसका और है? पोटेशियम का और है. बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, पिछली बार आपसे इल्मेनाइट के बारे में पूछा है ना? पोटेशियम का और है. एक है कैसिटराइट. कैसिटराइट किसका और है? टीन का और है. एक है सिनेबार. किसका और है? मरकरी का और है सिनेबार. HGS इसका फुल फॉर्म है. दोस्त, और तो हमको नहीं लगता है कि मोनोजाइट के बारे में हम आपको बता रखे हैं कि मोनोजाइट का क्या और होता है. अब थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर देते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा, यहीं पर डिस्कस कर, चूंकि और का डिस्कशन हो रहा है तो थोड़ा सा हम और इसको डिस्कस कर दे रहे हैं. मरकरी के इसके बारे में देखिए, एल्युमिनियम के बारे में. तो एल्युमिनियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एल्युमिनियम का मुख्य और क्या है? बॉक्साइट. कहाँ से इसका मुख्य और का उत्पत्ति होता है? एक फ्रांस में गाँव है, उस गाँव का नाम है बॉक्स. पहली बार वहीं से मिलता है, इसलिए इसको आप बॉक्साइट बोलते हैं. पहला और. बॉक्साइट का फुल मतलब केमिकल फार्मूला क्या है? Al2O3.2H2O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. दूसरा और जो है वो है क्रायोलाइट. तीसरा जो और है उसको आप कहते हैं कोरंडम. बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों और. देखिए, बीपीएससी को भूत चढ़ा हुआ है, पूछ लेगा. कोरंडम का फार्मूला क्या है दोस्त? Al2O3. क्रायोलाइट Al2O3.2H2O. बॉक्साइट. क्रायोलाइट का क्या फार्मूला है? Na3AlF6. इसका मतलब इसमें सोडियम का भी कंपोनेंट है, तो सोडियम का भी और हो सकता है. क्यों महत्वपूर्ण है? जब कोरंडम में आप क्रोमियम को मिला देते हैं तब क्या बनता है? जब कोरंडम में क्रोमियम को आप मिलाते हैं तो रूबी बन जाता है, और यही रूबी का
रेड कलर प्रदान करता है। अब क्रोमियम की बात आ गई तो और फिर हम लोग देख लेते हैं। आप आयरन लिए मेरे दोस्त, आप आयरन में कार्बन को ऐड किए। जब आप आयरन में कार्बन को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? स्टील बन जाता है। आयरन का, अच्छा, स्टील का जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है? रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, है ना। इसमें 99.5% ऑफ द आयरन कंटेंट होता है। आप स्टील बना दिए। अब स्टील से हमको स्टेनलेस स्टील बनाना है, तो स्टेनलेस स्टील के लिए आप बेसिकली दो कंपोनेंट को ऐड करेंगे, क्रोमियम को ऐड करेंगे, निकल को ऐड करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर लोग परेशान नहीं होना है ना। हम लोग के लिए टेक्निकली सही नहीं है, हमारा भी ऑप्शनल वही है, तो हम समझ रहे हैं, इससे परेशान कमेंट बॉक्स में मत होना। निकल क्या है? निकल के केस में अगर आप देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील को नॉन मैग्नेटिक बनाता है सॉरी, नॉन मैग्नेटिक। क्रोमियम क्या करता है? उसको कोरोजन रेजिस्टेंस बनाता है। ठीक है, मिनिमम स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम कितना होना चाहिए? 5% क्रोमियम होना चाहिए। अब 5% की बात आ गई तो यहीं पर आपको बताते चले, एक होता है गाड़ी का चक्का, ठीक है। तो जो गाड़ी का आप चक्का यूज़ करते हैं तो रबर इस्तेमाल करते हैं, अपने कार वार में रबर इस्तेमाल करते हैं। तो रबर को आप जनरल रबर को इस्तेमाल करिएगा तो नहीं इस्तेमाल हो सकता है ना, वो बहुत ही मैलिएबल होता है। तो उस रबर में आप उसमें सल्फर का कंटेंट डालते हैं, उस सल्फर के कंटेंट के बाद उसको आप क्या बोलते हैं? वल्कनाइज्ड रबर बोलते हैं। तो जो गाड़ी का पहिया बनता है, ट्रक का पहिया बनता है, तो इसमें मिनिमम सल्फर का कंटेंट 5% रखा जाता है, तब जाकर वो वल्कनाइज्ड रबर बनता है ना। बहुत हो गया आज। फ्यूज इज जनरली मेड अप ऑफ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए, हमको ये बताइए कि सोल्डर किससे बना होता है? सोल्डर हम बताते रहे हैं लेड से बना होता है और टीन से बना होता है, दो चीज़ से बना होता है। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 में कि लिखिएगा 1, लिखिएगा, बताइएगा कि कितना % लेड होता है, कितना % टीन होता है। अगर आप ये बता देंगे तो हमको खुशी मिलेगा, नहीं एलीट बनेंगे तो इसमें आपका घाटा है। हमको एक चीज़ ये बताइए कि टाइटेनियम का ओर क्या है? जो टाइटेनियम का ओर होता है उसको आप क्या कहते हैं? टाइटेनियम के ओर को इल्मेनाइट बोलते हैं। इसी इल्मेनाइट को आप मैनोक्वाइट भी बोलते हैं, है ना, मैनाक्वाइट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? FeTiO3 है। ठीक है, काफ़ी रहेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि फ्यूज किससे बना होता है। फ्यूज हम बोल रहे हैं कि टीन और लेड से बना होता है। सोल्डर किससे बना होता है? आप इसका % हमको नीचे बता दीजिएगा। फ्यूज जो आपके घर में होता है वो उड़ जाता है, तो भाई फ्यूज का क्या है? फ्यूज एक सेफ्टी चीज़ के लिए ना, सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूज में आप उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रखना चाहते हैं? लो रखना चाहते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो तुरंत जल्दी जल जाएगा, पर उसका रेजिस्टेंस क्या रखेंगे? हाई रखेंगे। क्यों रेजिस्टेंस को हाई रखेंगे? रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि हीट इज इक्वल टू I²R/T। रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो हीट जनरेशन ज़्यादा होगा। जैसे हीट जनरेशन ज़्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तुरंत मेल्ट कर जाएगा, तुरंत मेल्ट कर जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा, आपका घर बच जाएगा। ये क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स है मेरे दोस्त। इसको आप कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर अच्छा है कि फ्यूज अच्छा है? अगर आप देखेंगे तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है इट इज सुपेरियर व्हेन कंपेयर टू द फ्यूज, उससे ज़्यादा सेफ्टी है। घर पे आप बोलते हैं ना MCB गिर गया, तो MCB गिर गया मतलब कहीं ना कहीं आपका घर में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा हीट गया होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी गया, कहीं ना कहीं कुछ घर में प्रॉब्लम है, MCB ड्रॉप कर गया। MCB किस प्रिंसिपल पर काम करता है मेरे दोस्त? MCB इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म पर काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सुपेरियर चीज़ है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म पर काम करता है। क्या है? अब देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है, तभी रास्ता उसको रहेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगा। पर हम बोल रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जा रहा है, मानते हैं, अब यहां पर ब्रेक कर गया, ये इसके बाहर चला गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुआ, आपके घर के अंदर बिजली नहीं गया, घर के अंदर बिजली नहीं गया, आपका सारा सिस्टम बच गया। पर कैसे होता है आप देखिएगा ना, तो एक बाई मेटालिक स्ट्रिप्स होते हैं बेसिकली। यूजुअली अगर आपसे पूछे तो बाई मेटालिक स्ट्रिप्स में एक आप एल्युमिनियम को लेते हैं, दूसरा कॉपर को लेते हैं। दोस्त, एक्सपेंशन जो फैलाव होता है एल्युमिनियम का, वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा होता है। हमने इन दोनों चीज़ को फिक्स कर रखा है। हम बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम ज़्यादा फैलेगा। जब एल्युमिनियम ज़्यादा फैलेगा तो जो एल्युमिनियम ऐसे बेंड कर जाएगा, जैसे बेंड कर गया सर्किट ब्रेक कर गया और यहाँ पर एक ब्रेकेज हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाया। ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज सुपेरियर व्हेन इट कंपेयर्स टू द फ्यूज। इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। मोबाइल चार्जर क्या है बताइए?
ये आपका मोबाइल चार्जर है। अब आप मोबाइल चार्जर आप हमेशा घर में इस्तेमाल करते हैं। जब मोबाइल चार्जर को आप हमेशा घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, जो बेसिकली बिजली आपके पास आता है 220 वोल्ट पर बिजली आता है, जो स्विच पे आपका 220 वोल्ट लगा रहता है। आप चार्जर को पलट के देखिएगा, चार्जर को पलट के देखिएगा तो उस पर लिखा रहता है 9 वोल्ट, टैबलेट है तो लिखेगा 12 वोल्ट। इसका मतलब व्हाट यू आर डूइंग, दिस फेलो जो ये है चार्जर, इट इज रिड्यूसिंग द वोल्टेज फ्रॉम 220 वोल्ट टू 9 वोल्ट से 12 वोल्ट। इट मीन्स इट इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये एक ट्रांसफार्मर है तो इट इज कौन सा है, गिरा रहा है तो स्टेप डाउन कर रहा है। इट इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब दूसरी बात ये देखिए कि डायरेक्ट करंट और एसी करंट के बारे में हम आपको पहले बताए हैं, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डीसी करंट का खोज कौन करता है, एडिसन खोज करते हैं। एसी करंट का खोज कौन करता है, टेस्ला खोज करते हैं। डीसी करंट कहां पर इस्तेमाल होता है, ट्रेन में इस्तेमाल होता है। डीसी करंट को हम क्या आपको बताए थे, डीसी करंट को आप गर्लफ्रेंड मान लीजिए, जो नए लोग हैं उनके लिए रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसी करंट को क्या मान लीजिए, वाइफ मान लीजिए, मामला सॉर्ट आउट हो गया। देखिए ज़्यादा दूर तक कौन जाएगा, गर्लफ्रेंड जाएगी कि बीवी जाएगी। बीवी को आपने एक बार मांग में सिंदूर डाल दिया, 7 जन्म तक साथ जाना है भाई, उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो कौन ज़्यादा दूर जाएगा, एसी करंट दूर जाएगा। डीसी करंट गर्लफ्रेंड का क्या है, कोई थोड़ी बॉन्ड थोड़ी साइन हुआ है ना, तो उसमें थोड़ी 7 जन्म का साथ है, 2 महीना, कुछ लोग 3 महीना, कुछ लोग 3 साल, है ना, तो डिपेंड करता है। तो गर्लफ्रेंड दूर नहीं जाएगी, एसी बहुत दूर जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी, अच्छा ज़्यादा घातक कौन है, बीवी ज़्यादा घातक है कि गर्लफ्रेंड ज़्यादा घातक है। बीवी क्यों ज़्यादा घातक होगी, वो तो अर्धांगिनी है, तो घातक होगी तो आपके लिए, अपने लिए भी तो अर्धांगिनी है तो घातक नहीं होगी। गर्लफ्रेंड ज़्यादा घातक है ना, इसलिए दूर रहने की ज़रूरत है, घातक। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी इसका क्या है, 0 है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। भाई गर्लफ्रेंड का है तो इसीलिए 0 है ना, अगर इसका फ्रीक्वेंसी हाई रहता तो अर्धांगिनी बन जाती कि गर्लफ्रेंड बन के रहेगी, दबाव बना के आपसे शादी कर लेती, है ना, तो गर्लफ्रेंड कम घातक। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी 0, इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ होगा, यहाँ पर एनर्जी का खपत आपका ज़्यादा होगा, यहाँ पर एनर्जी लॉस थोड़ा कम होगा। आप सब समझते रहिए, ठीक है। अब आगे हमने बताएंगे, चलिए हो गया। हिंग विच इज यूज इन द फूड इज प्राइमरली व्हाट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, और आपसे एकदम पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा तैयार रहिए। हिंग किस चीज़ में क्या होता है, अंग्रेजी मीडियम आपको तो समझ में नहीं आएगा हिंग क्या है। फॉर यू इट इज एस्फेटिडा, लेट मी राइट फॉर यू, अंग्रेजी मीडियम आप समझ जाएगा, एस्फेटिडा, ठीक है, अंग्रेजी मीडियम तो आपके लिए एस्फेटिडा आप खाते हैं। तो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एस्फेटिडा को, एस्फेटिडा जो है वो रूट है, कुछ और नहीं है। अब हमको ये बताइए कि जो पीपरमिंट, जो ठंडा ठंडा मुंह में लगता है, जो पीपरमिंट हम लोग खाते हैं, उसमें पीपरमिंट मैक्सिमम कंटेंट पीपरमिंट प्लांट में कहाँ होता है, लीफ में सबसे ज़्यादा होता है। ओपियम जो है वो क्या है, ओपियम कुछ नहीं है, फ्लावर है, ठीक है, ओपियम इज अ फ्लावर। इससे ज़्यादा और क्या बताएंगे आप हमको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताइए, जो सैफरन है, जो सैफरन नहीं डालते हैं, सैफरन की खेती कहाँ होती है देश में, कश्मीर में होती है। कौन से सॉइल में होता है, करेवा सॉइल में होता है। सैफरन के बारे में बताइए कि सैफरन क्या चीज़ है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, रूट है कि लीफ है, क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सैफरन क्या है। सैफरन आप समझ रहे हैं ना, जो देखते हैं ना कि थोड़ा सा ऐसा ऐसा डालता है जो दूध में एकदम तो रंगीन हो जाता है खाना वाना, चाहे अंग्रेजी मीडियम फॉर यू राइस पुडिंग जो होता है ना, उसमें हम लोग के लिए खीर, आप लोग के लिए ये है ना, इसमें भी डाला जाता है तो उसका बड़ा अच्छा स्वाद आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज व्हाट, अभी तो आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म पर काम करता है, ठीक है। हेडलाइट ऑफ द कार हैज विच टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि आपसे पूछ लेता है, यही साइंस इन द डेली लाइफ ज़्यादा पूछ रहा है। अब देखिए इसको आज डिकोड कर दिया जाए। देखिए एक होता है पैरेलल कनेक्शन, एक होता है सीरीज कनेक्शन, एज सिंपल एज दैट। अब आप देखिए इस कनेक्शन को आप कहते हैं सीरीज कनेक्शन, इसको आप कहते हैं सीरीज कनेक्शन, इसको आप कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। हम कुछ नहीं समझते हैं, हम सिंपल सा आपको बताएंगे, आप उस तरीके से फॉलो करिए। अगर ये बल्ब फ्यूज कर गया, ये बल्ब फ्यूज कर गया तो करंट आगे जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। इसका मतलब अगर ये बल्ब फ्यूज किया तो ये बल्ब भी बाय डिफॉल्ट फ्यूज हो गया,
क्यों? ये काम ही तो नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी करंट आगे जाएगा नहीं, जब करंट आगे जाएगा नहीं तो ये बल्ब जल नहीं पाएगा। पर इस केस में क्या है, देखिए अगर सर्किट आप यहां से चल रहे हैं, अगर चलते 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 आप सर्किट पूरा कर दिए तो करंट फ्लो कर जाएगा। यहां पर आप, यहां पे बिजली निकला, बिजली भाई घूमते 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 यहां गया, यहां पे मानते हैं ये बल्ब फ्यूज कर गया। अब बिजली भाई यहाँ पे देखा कि ये रास्ता तो बंद हो गया, फ्यूज कर गया है, यहाँ पे नहीं जा सकते। बिजली भाई इधर गया, इस बल्ब को जलाया, इस बल्ब को होते हुए ऐसे आया, सर्किट पूरा कर लिया। जब सर्किट पूरा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब हम कार में जा रहे हैं, तो कार में तो भाई दो होता है ना हेडलाइट। अगर आप क्या चाहेंगे कि कनेक्शन कैसा हो, अगर वो कनेक्शन सीरीज में होगा तो एक आपका हेडलाइट नंबर 1 में प्रॉब्लम आया तो हेडलाइट नंबर 2 जलेगा क्या? नहीं जलेगा। सीरीज कनेक्शन में सर्किट आगे ही नहीं जा पाएगा ना, कैसे जा पाएगा? यहां पे सर्किट ब्रेक कर गया है। तो हेडलाइट के केस में कनेक्शन को आप क्या रखेंगे? पैरेलल रखेंगे। स्ट्रीट लाइट के केस में देखिए कि आपका गली में बल्ब फ्यूज कर गया तो दूसरे गली में उसका इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो उसका कनेक्शन कैसा रखा जाता है? पैरेलल कनेक्शन रखा जाता है। स्ट्रीट लाइट में जान से हम लोग पैरेलल रखते हैं। घर के केस में हम लोग क्या करते हैं? कनेक्शन को पैरेलल कर रखते हैं। घर का रूम वायरिंग पैरेलल कनेक्शन होता है। क्यों? मानते हैं कि मेरे वाला रूम में बल्ब फ्यूज कर गया, मानते हैं मेरा घर में एसी ब्लास्ट कर गया मेरे रूम में, तो भाई बाबूजी का एसी क्यों बंद रहेगा? बाबूजी का तो एसी चलते रहे, पिताजी और माताजी वाला रूम का तो एसी चलते रहे। तो हम पैरेलल कनेक्शन रखते हैं। पैरेलल कनेक्शन में एक पार्ट ऑफ द सर्किट में क्या हो रहा है, दूसरे पार्ट ऑफ द सर्किट को इफेक्ट नहीं करता है। इसलिए स्ट्रीट लाइट में, हेडलाइट में, जो गाड़ी का हेडलाइट वगैरह होता है उसमें पैरेलल कनेक्शंस को ही रखा जाता है मेरे दोस्त। सिंपल सा लॉजिक है। कुकिंग एट द माउंटेन विल बी, ये हम पहले वीडियो में बताए हुए हैं पर फिर भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे आप हाइट के साथ जाएंगे, प्रेशर का रिलेशनशिप हाइट के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। हम पूरा डिराइव करके दोस्त बताए हुए हैं, नए लोग वीडियो देख लीजिएगा। प्रेशर का हाइट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब आप माउंटेन पर गए, जैसे ऊंचा गए प्रेशर क्या हो गया? डाउन कर गया। अब हम आपको ये बता के रखे हैं कि जब प्रेशर डाउन कर गया इसका मतलब क्या हो गया? हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो उस प्रेशर के अगेंस्ट, उस फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं। इसका मतलब कि जब प्रेशर डाउन कर गया तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट हुआ? बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन कर गया। प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। इस चीज को, इस रिलेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर एलिवेशन हम बढ़ाए, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? एलिवेशन हमने बढ़ाया, प्रेशर घटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? घट गया। प्रेशर घटा तो हम बता ना बॉइलिंग पॉइंट घट गया। अब ध्यान से देखिए, हम माउंटेन पर चले गए, माउंटेन पर चले गए, बॉइलिंग पॉइंट घट गया। बॉइलिंग पॉइंट मतलब घटना का मतलब है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया उसको आप हीट से समझिएगा, और एक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पर है और एक बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री पर है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि हमको 120 जूल ऑफ हीट देना पड़ेगा। हम मान के चल रहे, टेक्निकली हम सही नहीं हैं पर हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, ठीक है? तो जो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग किया है या फिजिक्स किया है, ज्ञान मत नीचे देना, ठीक है? क्योंकि हम 6 महीना हम लोग इसी में एक कोर्स करते हैं पूरा मैकेनिकल सब्सटेंस पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पूरा कोर्स है। हम टेक्निकली सही नहीं है, समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि 100 जूल जो है हम हीट इसको दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, बॉइलिंग पॉइंट, माउंटेन पे आप चले गए, बॉइलिंग पॉइंट गिर गया। जब बॉइलिंग पॉइंट गिरा इसका मतलब कि आपने हीट कम दिया, आपके पास 100 जूल ही हीट दे रहे हैं, इसका मतलब खाना वहां पर देरी से पकेगा। दूसरी बात, हम प्रेशर कुकर में अब आते हैं। प्रेशर कुकर में आप क्या करते हैं? आप लीड को बंद कर देते हैं। जब आप लीड को बंद करते हैं तो आप वाष्प को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। आप वाष्प को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, इसका मतलब आपने क्या कर दिया? प्रेशर को बढ़ा दिया। हमने क्या बोला? जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। हम क्या रिलेट कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 था, अब प्रेशर कुकर में 120 हो गया है, इसका मतलब आप ज़्यादा हीट दे रहे हैं, खाना जल्दी पक रहा है। समझाने के लिए हम किए हैं, बाकी आप पर निर्भर करेगा, सारा आंसर निकल जाएगा। टेक्निकली आई एम नॉट 100% करेक्ट, बट एग्जाम के लिए 100% करेक्ट है, ठीक है? मैग्नीफाइंग ग्लास जनरली क्या होता है? सिंपल सा लॉजिक है दोस्त। मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आप देखेंगे ना तो बूढ़ा लोग को आप देखते हैं कि क्या करता है, बूढ़ा लोग को आप देखिएगा कि कोई पेपर को नज़दीक से पढ़ता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो बेसिकली होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। कैसे होता है अब हम लोग इसको देखते हैं। बूढ़ा लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करता है, बूढ़ा लोग को नज़दीक वाला चीज़ नहीं दिखता है, तो हम उसको ऐसे याद रखें कि बूढ़ा लोग को क्या होता है?
जल्दी गर्म हो जाता है ना। आदमी नहीं बोलता बाबा सठिया गई ले, तो बाबा जी सठिया गए मतलब तुरंत गर्म हो जाता नहीं बाबा जी। तो हाइपरमेट्रोपिया इसको कहते हैं कि बूढ़ा लोग को हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपर मतलब दूर, तो इसी को आप फार साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास में आप कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो बाबा लोग क्या करते हैं, आप देखिए जब अखबार नज़दीक से पढ़ता है, इसका मतलब कि वो मैग्नीफाइंग ही लेंस, तो उनका चश्मा में मैग्नीफाइंग लेंस काइंड ऑफ लगा दिया है, तो कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करता है। हमको और आपको कौन सा इस्तेमाल होता है, दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं तो हम लोग को कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बाबा लोग से उल्टा याद रखिएगा, है ना, उनको कॉन्वेक्स हमको कॉन्केव, सिंपल। इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज, अभी हम आपको बताएं कि रेटिना क्या है, एक पर्दा है मेरे दोस्त। जब रेटिना पर्दा है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो रियल इमेज बनाएगा। पर जो रेटिना पर इमेज बन रहा है वो रियल इमेज तो बन रहा है, पर वो इमेज कैसा बनता है, वो इन्वर्टेड बनता है, मतलब उल्टा बनता है। कैसा साइज में बनता है, छोटा बनता है। पर आप बोलेंगे कि हमको तो बराबर का दिखता है ना, आप बराबर का आप हमको दिख रहा है। भाई आपको इससे बराबर का दिख रहा है क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज को प्रोसेस करता है। ठीक है, ब्रेन प्रोसेस करके उस चीज को सीधा दिखाता है, सब चीज करता है। पर पर्दा पर, आंख के पर्दा पर जो इमेज बन रहा है मेरे भाई, वो रियल इमेज बन रहा है, पर वो इन्वर्टेड इमेज भी बन रहा है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात हमको ये आपको बताना है कि एक आंख से 1 किलोमीटर तो दो आंख से कितना, 2 किलोमीटर, है ना। बचपन में आप चाहते होंगे तो गाँव में लोग बोलता होगा, अंग्रेजी मीडियम नहीं समझ पाए, तो एक आंख से 1 किलोमीटर तो दो आंख से 2 किलोमीटर नहीं दिखता, उतना ही दिखता है। पर दो आंख की क्यों जरूरत है, दो आंख के कारण इट प्रोवाइड्स अ डेप्थ एंड इंटेंसिटी टू द विजन। आपको अगर एक आंख आदमी का गड़बड़ होगा ना तो देखिए वो थोड़ा सा बैलेंस खोकर चलता है ना, चलेगा, उसको दिखेगा, पर डेप्थ नहीं रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगा। तो डेप्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ द विजन दोनों आंख प्रदान करता है मेरे दोस्त। पर्दा है, इससे ज़्यादा हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। बोजॉन इज नेम्ड आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुभाष चंद्र बोस अगर जो मार दिया है, सल्फास खा लो और कोई मत करना। अच्छा, जेसी बोस क्या करते हैं, जेसी बोस के अगर आप देखेंगे तो जेसी बोस एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उसका क्या नाम है, क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्लांट के ग्रोथ को मेजर करने के लिए क्रिस्कोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, एक है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस आइंस्टीन के साथ मिलकर एक नया स्टेट ऑफ मैटर बनाते हैं। दैट स्टेट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एज द 5th स्टेट ऑफ द मैटर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द 4th स्टेट ऑफ द मैटर। द 4th स्टेट ऑफ द मैटर इज प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर। 5th स्टेट ऑफ द मैटर इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको आप बोलते हैं कि इट इज अ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ये क्या है, इट इज अ सुपर अनएक्साइटेड स्टेट है। सुपर अनएक्साइटेड स्टेट का मतलब ये हो जाता है कि यू आर कूलिंग समथिंग टू नियरली टू द एब्सोल्यूट जीरो। जब आप उसको एब्सोल्यूट जीरो के आसपास करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स हैं नियरली टू द एब्सोल्यूट जीरो, वो एकदम स्थिर हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तो इसको आप कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट विच इज द 5th स्टेट ऑफ द मैटर। दोस्त, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस व्यक्ति को ना भारत रत्न मिला, न कुछ बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज मिला इतना बड़ा काम करने पर। इनके काम को एक वैज्ञानिक हैं पॉल डायरेक, वो इतने इनके काम से प्रभावित हुए कि पॉल डायरेक ने इनके नाम पर बोजोन पार्टिकल का रख दिया। आपको पता है अभी हिग्स बोजोन चलता होगा, ग्रेविटी बोजोन्स चलते हैं। बोजोन्स क्या है, कभी हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, किस तरह से कोई बोजोन थ्योरी निकलता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। पर पॉल डायरेक बोजोन का नाम इनके नाम पर, इनके कंट्रीब्यूशन पर रख दिए, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर हम लोग इस महान वैज्ञानिक को उतना इज्जत नहीं दे पाए जितना देना चाहिए था। ये हीरो हीरोइन सबको भारत रत्न मिलता है, ये बताइए। अच्छा, जो भी सुभाष चंद्र बोस अगर टिक किया है तो मोदी जी बहुत दिन से कैंडिडेट खोज रहे हैं भारत रत्न देने के लिए। आपको पता है कि इस बार 2022 में 4 आदमी को पद्म विभूषण दिए, उनको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला जिसको भारत रत्न दे सके। तो जो सुभाष चंद्र बोस टिक करेगा उसको मोदी जी एकदम फिट कैंडिडेट देने के लिए भारत रत्न। पॉल डायरेक बोजॉन नाम रखते हैं। बोजॉन किसके पर नाम रखते हैं, सत्येंद्र नाथ बोस के कंट्रीब्यूशन पे रखते हैं। कलर ऑफ द स्काई व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस इज, देखिए कलर ऑफ द स्काई जो होता है, कैसा कलर ऑफ द स्काई है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई है। क्यों है ब्लू कलर ऑफ द स्काई मेरे दोस्त, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण स्काई का भी कलर ब्लू है
और ओशन का भी कलर ब्लू है। ओशन का जो पानी का कलर ब्लू है वो दो कारण से है, याद रखिएगा, आपके पास ई ऑप्शन होता है इसलिए हम बता रहे हैं। एक तो आकाश का रिफ्लेक्शन उसमें पड़ रहा है, जब रिफ्लेक्शन है तो ब्लू दिखेगा। दूसरी बात है कि ये स्कैटरिंग बाय द वाटर ड्रॉपलेट है, तो स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन अगर दोनों रहेगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ द आसमान तो ब्लू कलर दिखेगा और वाटर ड्रॉपलेट स्कैटर करेगा, उसके चलते भी ब्लू कलर दिखेगा, पानी का कलर। दोस्त हमको ये बताइए कि एक होता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो होता है वो लैम्डा टू द पावर 4 पर डिपेंडेंट करता है। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट होता है। आपको पता है कि जब आप डिस्पर्शन पढ़ते हैं तो आप होता है विवग्योर, आर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, सबसे कम वॉयलेट का होता है। तो अगर आप होशियार आदमी हैं तो आप हमको बोलेंगे कि आसमान, तुम बोल रहे हो कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो है लैम्डा के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स का प्रोपोर्शनल मतलब लैम्डा कम है तो ये ज़्यादा है। तो आप अगर होशियार कैंडिडेट है तो हमको काउंटर कर दीजिएगा, बोलिएगा तुम तो बता रहे हो कि भाई वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम, तो आसमान फिर वायलेट दिखना चाहिए, फिर ब्लू क्यों दिख रहा है? पर मेरी तरफ से भी करारा जवाब मिलेगा आपको। देखिए हम बोले कि बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू द पावर 4, वायलेट का कम है वेवलेंथ, पर मानते हैं कि जो आपके पास व्हाइट लाइट है उसको मानते हैं कि वायलेट उसमें मात्र 10 ग्राम है उदाहरण के तौर पर, और वायलेट का स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर हम बोल रहे हैं कि ब्लू का जो मात्रा है वो 1000 ग्राम है, तो इसका स्कैटरिंग मानते हैं कि 100% हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि इसका स्कैटरिंग वायलेट से तो कम होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, है ना? तो वायलेट के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि इसका 70% ही स्कैटरिंग हो रहा है। पर भैया इसका अमाउंट तो ज़्यादा है ब्लू लाइट में, बिकॉज दिस ब्लू लाइट हैज़ मोर अमाउंट इन दिस विवग्योर और वाइट लाइट, एंड इट हैज़ अ वेरी हाई स्कैटरिंग as compared to this fellow, hence the sky is blue in color. Let's be very clear. अगर आपके जहन में ये सवाल आया था तो इसका मतलब कि आपका बहुत ही शार्प बेंट ऑफ माइंड है, ठीक है? तो वायलेट कलर बिल्कुल ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, पर उसका कंपोनेंट अमाउंट वाइट लाइट में कम है एज कंपेयर टू द ब्लू। ब्लू का वायलेट और इंडिगो से कम स्कैटरिंग कम है, पर उसका अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए स्काई जो है ब्लू दिखता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि जब आप स्पेस से देख रहे हैं तो स्कैटरिंग यहाँ पर कौन करता है? डस्ट पार्टिकल स्कैटरिंग बेसिकली कर रहे हैं। स्पेस में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वही तो स्कैटरिंग कर रहे हैं। पर जब आप स्पेस से देख रहे हैं तो एटमॉस्फेयर है क्या? एटमॉस्फेयर नहीं है मेरे भाई। एटमॉस्फेयर, डस्ट पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट हैं? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। आप यूनिवर्स में स्पेस पे देख रहे हैं तो एटमॉस्फेयर ही एब्सेंट है। एटमॉस्फेयर एब्सेंट है तो डस्ट पार्टिकल एब्सेंट है। जब डस्ट पार्टिकल एब्सेंट है तो कैसा दिखेगा? काला काला दिखेगा। आप आसमान से देखेंगे तो काला दिखेगा आपको, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर ऑफ द लाइट विच मेक्स अ वाइट लाइट? देखिए हमने याद किया है, एक हम पावर प्लांट में काम किए तो वहाँ पर एक कंपनी थी BGR एनर्जी, है ना? कॉम्पिटिटर कंपनी थी BGR एनर्जी। तो हम ऐसे याद रखें कि BGR से अगर आप इक्वल कंपोनेंट ऑफ ब्लू लाइट ले लेंगे, इक्वल कंपोनेंट ऑफ द ग्रीन लाइट ले लेंगे और इक्वल कंपोनेंट ऑफ द रेड लाइट ले लेंगे तो आपको वाइट लाइट मिल जाएगा। तो इसको आप प्राइमरी कलर बोलते हैं। इन तीनों कलर के मार्फत से आप दुनिया का कोई कलर बना सकते हैं, ठीक है? अब देखिए फोटोसिंथेसिस पे आ जाइए। फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में कितना होगा जी? ग्रीन लाइट में तगड़ा सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा ग्रीन लाइट में, है ना? क्योंकि पत्ती ग्रीन, जो पत्ता होता है ग्रीन कलर का होता है। बाहर खत्म आदमी सब। ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस 0 होता है। फोटोसिंथेसिस 0। कौन से कलर में फोटोसिंथेसिस होता है? मतलब लाइट में होता है, VGR में होता है। वायलेट लाइट में होगा, ग्रीन में होगा, रेड में होगा। सबसे ज़्यादा रेड में मैक्सिमम होगा। 2 नंबर पे ग्रीन होगा, 3 नंबर पे वायलेट होगा। अब बताइए जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट क्या होता है जी? क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट मैग्नीशियम होता है। अब बताइए कि स्टोमाटा का जो ओपनिंग और क्लोजनिंग होता है, स्टोमाटा का जो ओपनिंग और क्लोजनिंग होता है, स्टोमाटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। तो स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग, CO2 स्टोमाटा से घुसेगा, O2 भी स्टोमाटा से बाहर जाएगा। वो जो ओपनिंग और क्लोजनिंग होता है वो कौन करता है? पोटेशियम करता है, ठीक है? काफ़ी हो गया। Shape of the flame in the space is, this is also very excellent question. Correct answer is spherical. क्यों होता है? आप अगर ऐसे फ्लेम का शेप देखिएगा तो फ्लेम का शेप क्या होता है? बेसिकली फ्लेम का शेप यूं होता है, टीयरी आइड।
है ना, फ्लेम टीयरी आइड होता है। क्यों होता है ऐसा टीयरी आइड? अब देखिए, गर्म हवा के बारे में हम आपको बताए हैं कि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगा, जो हवा ठंडा है, जो डेंस हवा है, वो हमेशा सिंक करेगा। अब देखिए, फ्लेम के आसपास का जो हवा है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो फ्लेम का जो आसपास का हवा है वो ऊपर उठेगा। जो फ्लेम से दूर हवा है वो क्या करेगा, उसके तुलना में गर्म हवा है तो वो सिंक करेगा। तो इस फ्लेम के गर्म होने के कारण, डेंसिटी डिफरेंस के कारण, कुछ हवा ऊपर उठेगा, कुछ हवा नीचे बैठेगा। अब आप इमेजिन करिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ जो बैठेगा वो अपनी तरफ खींच रहा है यूं, और जो ऊपर उठ रहा है हवा वो उसको यूं खींच रहा है, जो कम डेंसिटी है ऐसे खींच रहा है, तो टीयरी आइड स्ट्रक्चर बन जाएगा फ्लेम का। वाई? बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ द हीटिंग एंड द कूलिंग। पर अब हम बोल रहे हैं फ्लेम का स्पेस में क्या इफेक्ट होगा। स्पेस में ग्रेविटी है क्या? जब स्पेस में ग्रेविटी नहीं है मेरे दोस्त, तो कोई, जब स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो ये डेंसिटी डिफरेंस वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, कुछ हवा नीचे बैठेगा, कुछ हवा ऊपर उठेगा, तो फ्लेम का स्ट्रक्चर जो होगा स्फेरिकल होगा। पर अब आप सोचेगा, कुछ आदमी ये सोच रहा होगा, बताओ भाई स्पेस में फिर आप आग कैसे लगाएंगे, वहाँ पे तो ऑक्सीजन ही नहीं है मेरे प्रभु, वहाँ पे आदमी जिंदा कैसे? ऑक्सीजन लिया हुआ है ना, ऑक्सीजन का कंटेनर लिया हुआ है। तो ऑक्सीजन का एक्सपेरिमेंट अगर वो करेगा आग लगा के ऑक्सीजन से, तो ये देखेगा कि वो फ्लेम स्फेरिकल है। पर क्यों? जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन लगाएगा तो यहाँ पर स्पेस खाली होगा, जब स्पेस खाली होगा तो आसपास का हवा जो है वो क्या करेगा, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन करेगा। जब मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होगा तो वहाँ पर ग्रेविटी का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में चारों तरफ से हवा उसको भरने की कोशिश करेगा और स्फेरिकल शिप हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। टू पीसेज ऑफ द मेटल स्टिक टू ईच अदर इन स्पेस ड्यू टू। इस क्वेश्चन को लेने का केवल मात्र एक मकसद है कि हम आपको इस तरह का क्वेश्चन, स्पेस आप देखेंगे और आपको तुरंत ग्रेविटी टिक करेगा कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, और खट से आप एब्सेंस ऑफ द ग्रेविटी टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। देखिए, इसके पीछे क्या कारण है? वैक्यूम करेक्ट इसका आंसर है। कैसे होता है? अगर आप दो मेटल को लिए हैं और दो मेटल आपस में नहीं चिपक रहा है, आप आपस में पकड़ाए हैं, आप नहीं चिपका रहे हैं, इस मेटल को आप क्या काम करिए कि हम लोग मटेरियल साइंस एक सब्जेक्ट होता है उसमें एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। आप क्या करिए कि यहाँ से एक वैक्यूम पंप लगाइए और इसके बीच का हवा आप खींच दीजिए, और जब दोनों को आप आपस में लाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों एक वेल्डिंग की तरह चिपक जाएगा, एक दूसरे में एकदम चिपक जाएगा। ठीक है, जैसे पार्क वार्क में चिपकते सब रहता है। तो क्या हो रहा है उस प्रोसेस में? इसको आप कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग हो गया। कोल्ड वेल्डिंग क्यों हो रहा है? कोल्ड वेल्डिंग क्यों हो रहा है? एब्सेंस ऑफ व्हाट? एब्सेंस ऑफ द एयर के कारण यहां पर जो स्ट्रक्चर होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रिजेस एंड फिन्स होते हैं, उनके चलते आपस में एक इंटरलॉकिंग हो जाता है, और इंटरलॉकिंग होगा, बस आपस में खट से चिपक जाएंगे। इसको आप कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। आप जब आसमान में चले गए, स्पेस में चले गए, वहां पे ग्रेविटी है क्या? ग्रेविटी है ही नहीं, है ना, तो उससे ग्रेविटी से इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको तो वैक्यूम से फर्क पड़ता है। वहां पे एयर है क्या? नहीं है। जब वैक्यूम नहीं है तो कोल्ड वेल्डिंग हो जाएगा और आपस में चिपक जाएंगे, उसका ग्रेविटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस में स्पेस में कोई भी चीज को, अगर आप ऑब्जेक्ट दो मेटल को लेंगे, आपस में रखेंगे और उसके बीच में आप एयर हटा दीजिएगा, आपस में चिपक जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर एफिनिटी के कारण आपस में चिपक जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द कोल्ड वेल्डिंग माय फ्रेंड। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट भारत रत्न इन इंडिया इज। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। आपको पता है कि 28 फरवरी को रमन इफेक्ट का खोज होता है। ठीक है, रमन इफेक्ट का खोज होता है। और 1930 को 28 फरवरी को हम लोग क्या के रूप में मनाते हैं? नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल साइंस डे के दिन, इस दिन रमन जी का कोई जन्मदिन नहीं था, इस दिन उन्होंने खोज किया था। 1930 में ही गॉट द नोबेल प्राइज, 1930 में ही गॉट द नोबेल प्राइज, है ना, एंड दस ही बिकेम द फर्स्ट एशियन टू गेट द नोबेल प्राइज। और फिर आपको पता है कि 1954 वगैरह में पहले वैज्ञानिक बनते हैं जिनको भारत रत्न भी मिलता है। ठीक है, भारत रत्न ही गॉट। बाद में CNR राव जो प्रोफेसर हैं उनको भी मिला है, वैज्ञानिक हैं उनको भी मिला है, बट पहले वैज्ञानिक बनते हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। अभी समय तो नहीं है, पर फिर भी हम आपको रमन इफेक्ट बता दें, समझ में नहीं आ रहा, चलिए बता देते हैं आपको। छोड़ दें क्या आप 53-54 मिनट, चलिए अब थोड़ा सा तो बता ही दिए। देखिए, रमन इफेक्ट में क्या होता है कि जो बेसिकली रेलिग स्कैटरिंग की आप बात करते हैं, तो रेलिग स्कैटरिंग में क्या कहते हैं कि मानते हैं इस लाइट को आपने इस प्लेट पर बॉम्बार्ड किया, तो इस लाइट का एक न्यू होगा,
इस लाइट का एक फ्रिक्वेंसी होगा। जो अभी हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं स्कैटरिंग का, आई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू द पावर 4, ये हम इलास्टिक के लिए बता रहे हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए बता रहे हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए बता रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि जो स्कैटरिंग हो रहा है इस लाइट का भी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इस लाइट का भी वेवलेंथ वही है, इस लाइट का भी एम्पलीट्यूड सब चीज वही है। पर ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। रमन यही चीज प्रूफ करते हैं कि इसका जो न्यू होगा या तो इससे ज्यादा होगा, या जो इंसिडेंट लाइट है उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा। अगर ज़्यादा होगा तो उसको एंटी स्टोक्स बोलेंगे, कम होगा तो उसको स्टोक्स बोलेंगे, और यही चीज़ को वो बोलते हैं रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट किस चीज़ से डील करता है? रमन इफेक्ट डील्स विद द इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ द लाइट का मतलब होता है कि जो आपका लाइट स्कैटर कर रहा है उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ और जो प्रॉपर्टीज होगी इंसिडेंट लाइट से अलग होगा। और इस रमन इफेक्ट का इस्तेमाल किस चीज़ में होता है? जो मार्स वगैरह में जो आप कंपोनेंट का पता करते हैं कि मार्स पे फलाना कंपोनेंट मिला, रमन इंस्ट्रूमेंट का, रमन स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। इस तरह से बहुत जगह होता है जहाँ पे रमन इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। हम आपको बस एक कोड देना चाहते हैं कि रमन इफेक्ट जो है वो इन इलास्टिक स्कैटरिंग से डील करता है। कुछ ज़्यादा टेक्निकल हम हो गए, इन इलास्टिक स्कैटरिंग से डील करता है। पर चलिए तो बात निकल गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन कोलवाइड? हम आपको चित्कार मार मार के बताएं कि हनी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोलवाइड। टूथपेस्ट कोलवाइड का उदाहरण है, जेल पेन कोलवाइड का उदाहरण है, ब्लड कोलवाइड का उदाहरण है, हनी कोलवाइड का उदाहरण नहीं है। अब देखिए टूथपेस्ट क्या है, इसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है? दोस्त, टूथपेस्ट का नेचर बेसिक होगा। जो टूथपेस्ट का नेचर बेसिक होगा, हम और आपका खाना खाए तो हम और आप खाना खाए तो मुंह में बैक्टीरिया एक्टिव हो गया। जब मुंह में बैक्टीरिया, आप जो खाना खाते हैं तो उसमें शुगर का कंपोनेंट होता है, तो बैक्टीरिया उस शुगर के कंपोनेंट को तोड़ेगा। जब शुगर का कंपोनेंट तोड़ेगा तो हमारा दांत का स्ट्रक्चर, मतलब मुंह के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा कर देगा? एसिडिक। और इसी एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण क्या हो रहा है? इनामेल हम लोग का मतलब क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, इनामेल डिजॉल्व हो रहा है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट को काउंटर करने के लिए हम बेसिक इन्वायरमेंट को रखेंगे, तभी तो जाके न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो बेसिक इन्वायरमेंट में होता है, मतलब टूथपेस्ट का नेचर बेसिक होता है। अब यहीं पर एक चीज़ और आपको बताते चले, आप पेप्सोडेंट इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं रफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, घस घस टाइप का नहीं करता है, मतलब अच्छा से नहीं करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है मेरे दोस्त, इस चीज़ को याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना happens due to the refraction of the light? 1 घंटा के अंदर खत्म कर देना है। बेंट रॉड इन द ग्लास, करेक्ट। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, करेक्ट। रेनबो फॉर्मेशन अभी बताए। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, डिस्पर्सन ऑफ द लाइट, TIR नहीं होता है। अपीयरेंस ऑफ द सन अबव द हॉरिजन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए सूरज भगवान का अपने एपेरेंट, आपको देखते हैं ना कि सूरज भगवान हॉरिजन के नीचे हैं पर फिर भी आपको ऊपर दिखने लगते हैं। जो एपेरेंट सनराइज और सनलाइट, जो एपेरेंट सनराइज और सनसेट होता है उसमें 2 मिनट का डिफरेंस होता है। एक फैक्ट आपको बता दिए, 2 मिनट का डिफरेंस होता है। अच्छा, जब सूरज भगवान उठते हैं और जब मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य भगवान का रेड कलर क्यों होता है? सिंपल सा दिमाग लगाया करिए। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू द पावर 4। दिमाग दिया ही हुआ है इस्तेमाल करने के लिए, नहीं तो इस शरीर जलेगा और शरीर के साथ दिमाग भी जल जाएगा अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ी है कि कम इस्तेमाल करने पे भगवान जी मतलब स्वर्ग देते हैं। अब देखिए हम करें कि भिवग्योर होता है, जब भिवग्योर हो रहा है तो आर मतलब क्या? आर ज़्यादा। जब आर ज़्यादा होगा, रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, जब वेवलेंथ रेड का सबसे ज़्यादा है तो स्कैटरिंग क्या हो रहा है? सबसे कम हो रहा है। जब स्कैटरिंग सबसे कम होता है तो जब आप सूर्य भगवान हॉरिजन पे होते हैं तो सूर्य की किरणों को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो जो दूसरा लाइट है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, इनका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? इनका वेवलेंथ कम है। जब वेवलेंथ कम होगा तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा दूर ट्रेवल करने में वो स्कैटर कर जाएंगे। और हमारा आँख यहाँ पर है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कौन करेगा? रेड लाइट करेगा। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा, स्कैटरिंग कम, स्कैटर कम करेगा तो सीधे हमारे आँख में पहुँच जाएगा। इसलिए सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के बाद सूर्य की किरणें या सूर्य भगवान हम लोग को लाल दिखते हैं। यही लॉजिक दोस्त जो रेड लाइट पर लाल कलर का इस्तेमाल करने का है। आप जब बहुत दूर हैं फिर भी आपको लाल कलर दिखता है, क्यों? उसका वेवलेंथ लाल का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, इसका मतलब स्कैटरिंग बहुत कम। तो जब स्कैटरिंग बहुत कम है तो जो दूसरा कंपोनेंट है वो स्कैटर कर जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा, छितरा जाएगा, है ना। और हमको और आपको सीधा रेड लाइट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, स्कैटरिंग उसका कम होगा। इसीलिए रेड लाइट जो है लाल रंग का होता है। हु कॉइन्ड द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी? माय फ्रेंड, नैनो पार्टिकल का क्या साइज होता है?
अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1 से 100 नैनोमीटर होता है कि लेस देन नैनोमीटर होता है कि 1000 नैनोमीटर होता है, क्या होता है। ये जो टर्म है नोरियो तनिगुची क्वाइन करते हैं। कब क्वाइन करते हैं? एक पेपर जापान के प्रोफेसर हैं, 1974 में एक पेपर प्रेजेंट करते हैं और नोरियो तनिगुची नैनो टेक्नोलॉजी टर्म को क्वाइन करते हैं। नैनोमीटर मतलब क्या होता है? 10 to the power minus 9 meter is called as the nanometer. My friend, why this nanotechnology is so much in the news? अगर आपसे पूछ दे कि नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो दोस्त फ्रिक्शन सबसे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और आप ध्यान से देखेंगे तो इसका सबसे बहुत छोटा छोटा होता है ना, बहुत स्मॉल होता है। तो इसका जो स्ट्राइकिंग फीचर के पीछे कारण है कि इसका सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इस सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो, बहुत छोटा सरफेस हो गया, बहुत छोटा पार्टिकल है तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। जब सरफेस एरिया वॉल्यूम की तुलना में ज़्यादा हो जाता है तो इट प्रोवाइड्स इट अ वेरी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ यूज्ड एवरीवेयर and anywhere. This is the main reason nanotechnology is in use because of the high surface area to the volume ratio. दोस्तों ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, यू कैन ज्वाइन अस। 1 घंटा हो गया। साइनिंग ऑफ, रोहित।